है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। अब हम लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू करते हैं और कांग्रेस के राजनीति का प्रथम चरण की शुरुआत होगी 1885 से 1905। ठीक है, इसे हम उदारवादी भी कहते हैं, संविधानवादी भी कहते हैं, नरमपंथी भी कहते हैं और इसे हम भारत का आर्थिक राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें पढ़ना क्या है। सबसे जो पहला चीज है, उदारवाद की जो उत्पत्ति है, इसके लिए हमें उन नेताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि देखनी होगी। दूसरा चीज, कांग्रेस, जिसका नाम अखिल भारतीय कांग्रेस है, क्या राष्ट्रीय स्वरूप था? ठीक है। नंबर 3, इनका कार्य प्रणाली क्या था? तो भाई संविधानवादी था। चौथा चीज, इनका उद्देश्य क्या था? और सबसे महत्वपूर्ण, धन निष्कासन का सिद्धांत। ये इसमें देख रहे हो, ऐसे तोड़ के पढ़ो, इससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। तो जब इसे तोड़ के पढ़ोगे तो आपका सारा क्वेश्चन बाहर। अब ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और ये तो खैर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो फ्लो चार्ट बनाया जा रहा है, जो ब्लैक बोर्ड पे, उसे गौर से देखो कि हम उस टॉपिक में से कैसे प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं, ये ध्यान देना होगा। अब देखो बेटा, भारत में जो राजनीति शुरुआत हुई, उसे हम उदारवादी, संविधानवादी, नरमपंथी, कुछ भी नाम दे दो वो होगा, वो उनका नाम है। क्योंकि ये सब अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित लोग थे, तो स्वभावतः ये नरमपंथी होंगे, ये ब्रिटिश शिष्टाचार में विश्वास करते थे। तो स्वाभाविक है ये संविधान के दायरे से बाहर बात नहीं करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर इनकी जो डिमांड पूरी हो सकती थी, इसलिए इनको संविधानवादी भी कहते हैं। क्योंकि ये पश्चिमी साहित्य और दर्शन के उदारवादी विचारों से प्रभावित थे, मॉडरेट थे, इसलिए इन्हें उदारवादी भी कहा जाता है। देखो, कोई भी युग हो,
उस राजनीति की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमें उस राजनेताओं के सामाजिक पृष्ठभूमि में जाना होता है। कहाँ जाना होता है? उस राजनेता के सामाजिक पृष्ठभूमि। आदमी का रहन सहन, खान पान, शिष्टाचार, वो डिपेंड करता है कि वो किस सामाजिक पृष्ठभूमि में से आया है। हम और आप ही लोग हैं, जब किसी को अच्छा रहन सहन, खान पान, शिष्टाचार से बात करते हुए देखते हैं तो कहते हैं यार ये अच्छे परिवार से आया है, और किसी को कह देते हैं गुस्से में, अरे यार कहाँ से आए हो यार, बोलने का भी तमीज नहीं। तो वास्तव में उसका सामाजिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि ही उसे निर्मित करता है। तो उदारवादी राजनेताओं का यदि आप सामाजिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो ये सब के सब शिक्षित मध्यम वर्ग के, अर्थात ये बड़े बड़े जमींदारों के औलाद थे, और शुरू में भारत में अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण किया और बाद में ये बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि बनने के लिए इंग्लैंड जाकर शिक्षा ग्रहण किए थे। स्वाभाविक है, आप ही बताइए 1840, 50, 60, 70 में जा के बैरिस्टर बनना, आईसीएस, अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईसीएस ऑफिसर थे। हम और आपके बूते की बात तो नहीं रही होगी। स्वाभाविक है, ये सब बड़े बड़े जमींदारों के संतान हैं। बट आधुनिक शिक्षा से शिक्षित है। अब समझो, ध्यान देना, ये आर्थिक रूप माने पैतृक रूप से, आर्थिक रूप माने पैतृक तरफ से भी आर्थिक रूप से बिल्कुल संपन्न थे। हजारों के हजार बीघे जमीन थे इनके पास, और स्वयं व्यक्तिगत जीवन में बड़े सफल बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि थे। तो जो इतना आर्थिक रूप से संपन्न होगा, व्यक्तिगत जीवन में जो इतने अच्छे पेशेवर लोग होंगे, उनसे तुम क्रांति की आशा नहीं कर सकते। वो खून नहीं बहाएगा, वो गोली नहीं खाएगा, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करेगा। और इन्होंने राजनीति को पूर्णकालिक पेशे के रूप में भी नहीं अपनाया, अंशकालिक पेशे के रूप में। भाई सालों भर ये लोग अपने दफ्तरों में काम करते थे और साल में 3-4 दिन 28, 29, 30, 31 दिसंबर को कांग्रेस अधिवेशन करते थे। यही 3-4 दिन ये राजनीति करते थे, बाकी सालों भर ये लोग अपने व्यवसाय में लगे रहते थे। चलो, शुरुआत तो कहीं से होनी है। तो ऐसे लोगों से आप ना तो क्रांति की आशा कर सकते हैं और ना ही पूर्णकालिक राजनीतिक पेशे की आशा कर सकते हैं। तो इस प्रकार भारत में उदारवादी राजनीति के माध्यम से आधुनिक राजनीति का शुरुआत हुआ। अब दूसरा हमारे पास बड़ा महत्वपूर्ण और यक्ष प्रश्न है, क्या जिस कांग्रेस के मंच से राजनीति किया जा रहा है, जिसका नाम
इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, क्या उसका स्वरूप अखिल भारतीय है? तो भारत में किसी भी चीज का अखिल भारतीय स्वरूप है, इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं और वो नॉर्म्स यदि फॉलो कर रहा है तो वो अखिल भारतीय है, नहीं है तो नहीं है। इसमें क्या क्या है? सबसे पहला चीज, भौगोलिक विस्तार अटक से कटक होना चाहिए। अब आप कहोगे सर आपने कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं बोला, तो ये तो 1947 के बाद की नारा है। उसके पहले था कि सिंधु के मुहाने से कृष्णा नदी के मुहाने तक, मतलब अटक से कटक तक भारत एक है, जिसमें आधुनिक पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी इंक्लूड करो। क्या इन सारे क्षेत्रों में विस्तार था? क्या इसमें समस्त धर्मावलंबियों का प्रतिनिधित्व था? क्या इसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व था? क्या महिला प्रतिनिधित्व था? यदि इन सारे नॉर्म्स को ये पूरा कर रहा है तब तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और यदि नहीं पूरा कर रहा है तो फिर नहीं है। देखते हैं आज भी जब हमारा राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है तो इन सारे चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब हम एक एक करके परीक्षण करें। यदि हम भौगोलिक विस्तार की बात देखते हैं तो कांग्रेस के संस्थापक 72 सदस्य और बाद में जो कांग्रेस का विस्तार हुआ उसमें अधिकांशतः लोग जो हैं वो बंगाल, मुंबई और मद्रास के हैं। बाकी भारतीय क्षेत्रों, भौगोलिक क्षेत्रों में इसका कोई एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है। तो इसका स्पष्ट कारण है कि भारत का परंपरागत कुलीन राजनीतिक क्षेत्र ही बंगाल, मद्रास और मुंबई है। मैंने पहले भी अभी बताया है कि इस तीनों क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन पहले आया। अंग्रेजों ने यहाँ पर प्रगतिशील सक्रियता की नीतियों को पहले लागू किया, इसलिए इन क्षेत्रों में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पहले हुआ। तो जहाँ सामाजिक चेतना पहले आई, स्वाभाविक है वहाँ राजनीतिक चेतना भी पहले आएगी। वही हुआ। इसलिए इन तीनों भौगोलिक क्षेत्रों में हमें कांग्रेस का प्रसार ज्यादा दिखता है। जहां तक विभिन्न धर्मों की बात है तो इसमें एक आध दो पारसी को छोड़ दो तो बाकी सब के सब हिंदू थे। इसमें सबसे दुखद पहलू है कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं था। और भारत जैसे देश में चाहे कोई भी काल हो, प्राचीन काल छोड़कर, राष्ट्र निर्माण में यदि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा
उनका योगदान नहीं होगा तो भारत निर्माण करने में समस्या जाएगी। हालांकि उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा भारत में दिया जाता है, जो गलत बात है। वास्तव में वो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन तब भी था, आज भी है। सबसे बड़ा पॉपुलेशन हिंदुओं का है और सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम है। तो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व नहीं हो तो वो राष्ट्रीय पार्टी के लिए समस्या हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं था? तो उसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण कि मुसलमानों में मध्यम वर्ग का उदय बाद में हुआ है, उसमें आधुनिक शिक्षित वर्ग का अभाव था। लेकिन जो 2, 4, 5, 10 थे, उस पर भी अलीगढ़ आंदोलन का प्रभाव था। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों से अपील किया था, राजभक्त बनो, कांग्रेस का सदस्य मत बनो। इसलिए उसका भी व्यापक प्रभाव पड़ा। लेकिन बहुत जल्द ही हमें बदरुद्दीन तैयब जी जैसे उदारवादी मुसलमानों का सहयोग मिला कांग्रेस को। अब तीसरा मुद्दा ये है, जातिगत। लगभग सारे सदस्य ब्राह्मण थे, किसी अन्य जातियों की प्रतिनिधित्व लगभग न के बराबर था। अब आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों हो गया? हो नहीं था। देखो, परंपरागत रूप से भारत में शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में प्राचीन काल से रहा। वही वर्ग पढ़े रहते थे। जब आधुनिक शिक्षा आया तो स्वाभाविक है इस वर्ग का आकर्षण आधुनिक शिक्षा के प्रति गया। तो आधुनिक शिक्षा भी सबसे पहले ब्राह्मणों ने ही ग्रहण किया। इसलिए कांग्रेस के जन्म में अधिकांश सदस्य ब्राह्मण थे। महिलाओं का प्रतिनिधित्व संभव नहीं था। समझ सकते हो कि उस समय क्या हालात रही होगी। लेकिन कांग्रेस अपने जन्म के कुछ ही दिन बाद उस मंच से कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया। तो देखिए, ऐसा तो लग रहा है कि इसका कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं, लेकिन कहीं से शुरुआत तो करोगे। और एक ही दिन में तुम पैदा होगे थोड़े क्लास चले आए हो यहाँ आज IAS की तैयारी करने। अरे मेरा भाई 10 का पास किए, 12 पास किए, ग्रेजुएट हुए, तब जाके आए। तो ऐसे विकास का क्रम होता है। शुरुआत कहीं से होनी थी, बाद में यही कांग्रेस एक विशाल बरगद बन गई जो आज तक इस देश में है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने एक बड़े अच्छे काम किए, ध्यान देना, प्रयास किया, बेचारे को सफलता नहीं मिली। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस के साथ देसी रियासत के राजे रजवाड़ों को जोड़ लिया जाए। यदि उनको जोड़ लिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा कि सबसे पहला चीज तो कांग्रेस राष्ट्रीय हो जाएगा। मान लो उत्तर के 5, दक्षिण के 5, पूर्व पश्चिम के 5-5, 10-10 देसी रियासत के राजा आदि आके क्या हो जाए, कांग्रेस के मंच पर बैठ जाए
तो अपने ही उसका अखिल भारतीय स्वरूप हो जाता। दूसरा कि ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो राजतांत्रिक लोकतंत्र का समर्थक है, वहाँ अच्छा मैसेज जाता कि कांग्रेस भी राजतांत्रिक लोकतंत्र का समर्थक है। तो उससे उसे ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का सहयोग मिल सकता था और बड़ी लाभकारी होता। और तीसरा चीज कि इस संस्था को चलाने के लिए जो चंदा दान दक्षिणा चाहिए वो इन्हीं, क्योंकि हमारे देश में उस समय पूंजीपति वर्ग यही लोग थे, तो ये कांग्रेस को दान दक्षिणा मिल जाता तो कांग्रेस संगठन को विस्तार करने का मौका मिल जाता। ये सब सोच के कांग्रेस के सदस्य बार बार प्रयास करते थे कि देसी रियासत के राजे रजवाड़े कांग्रेस के साथ जुड़े, लेकिन हमारे देश के उस समय के जो राजे रजवाड़े थे उनका राष्ट्र निर्माण, जन कल्याण, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वो पाश्चात्य भौतिकता और विलास में डूबे हुए थे। बस उन्हें तो टैक्स वसूल कर लेना था, उसमें से एक हिस्सा ब्रिटिश सरकार को देकर बाकी अय्याशी में जीवन खर्च कर। तो जो एक अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए वो अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस सारी कठिनाइयों को बर्दाश्त करते हुए वहां पहुंचा जहां उसे पहुंचना चाहिए। अब देखो कि इस कांग्रेस की कार्य प्रणाली क्या थी। तो पूर्ण रूपेण संविधानवाद पर विश्वास करता था। मैंने पहले आपको कहा ये बड़े पैतृक रूप में भी बड़े मजबूत आर्थिक आधार वाले थे। व्यक्तिगत जीवन में बड़े सफल पेशेवर थे ये लोग। अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित थे। उन्हें ये एक प्रकार से कह सकते हो घुट्टी पिला दिया गया था कि अंग्रेज संसार का सबसे न्यायप्रिय कौम है। राजनीति को भी उन्होंने पूर्णकालिक पेशे के रूप में नहीं लिया था। बार बार कह रहा हूं, अंशकालिक पेशे के रूप में लिया था। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्रांति की आशा नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से आप उग्रता की आशा नहीं कर सकते। ये उसी रास्ते से चलेगा जिस रास्ते से इसको चलना सिखाया गया है, अर्थात ये संवैधानिक रास्ते को अपनाएगा। तो इन्होंने
अपने प्रचार के लिए दो माध्यम का चयन किया। यहाँ ध्यान देना, एक तो इनका जो वार्षिक सम्मेलन होता था, साल में 3 दिन का 4 दिन का जो भी होता था, एक तो उनका ये आधार था और दूसरा प्रेस था। और अपने सम्मेलन में ये सरकार के नीतियों का बड़ा प्रभाव पूर्ण रूप से समीक्षा करते थे। ये मत समझना कि बस ऐसे जाके खाना पूर्ति करता था, बड़े ये लोग विद्वान थे। यहाँ तक कि ये सरकार के आर्थिक नीतियों की भी समीक्षा करते थे। ठीक है, अब देखो और ये अपने अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित होता था, उस प्रस्ताव को लंदन में भी प्रकाशित करवाता था, भारत में भी प्रकाशित करवाता था। और प्रेस के उस समय के अधिकांश जितने भी नेता थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता इत्यादि इत्यादि, ये उस समय किसी न किसी प्रतिष्ठित पत्रिका के संस्थापक थे, संपादक थे। तो ये अपनी विचारों को उस पत्र और पत्रिका के माध्यम से भी जनता को अवगत करा रहे थे। लेकिन चाहे प्रस्ताव वाली बात हो, चाहे प्रेस वाली बात हो, यदि आप समझ रहे होंगे तो स्पष्ट तुम्हें दिख रहा होगा कि इनका ऑब्जेक्टिव था कम से कम भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग है उससे राष्ट्रवाद से जोड़ लिया जाए। अर्थात इन्होंने अभी जन राष्ट्रवाद पर बल नहीं डाला है, कम से कम जो शिक्षित वर्ग है वो कांग्रेस की ओर आकर्षित हो जाए। और इनको हमेशा अंग्रेजी न्यायप्रियता में विश्वास था। उनका मानना था कि अंग्रेज एक न्यायप्रिय कौम है और उसके सहयोग से भारत का विकास संभव है। देखो, इसीलिए इसको आर्थिक राष्ट्रवाद का इसका कहना है कि ब्रिटेन भी तो भारत जैसा ही था पहले, आज समृद्ध देश है। क्यों? तो औद्योगिकरण के कारण। तो यही इन लोगों का सोचना था कि अंग्रेज जो है वो भारत का भी क्या कर देगा, औद्योगिकरण कर देगा। उससे क्या होगा? शहरीकरण और रोजगार पैदा होगा। इससे क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति जीवन स्तर ऊंचा होगा। तो अपने आप अधिकार की क्या होगी? मांग होगी, जैसा ब्रिटेन में हुआ। तो उन्हें ये आशा था, इसीलिए इसको बेटा आर्थिक राष्ट्रवाद कहते हैं, कि आर्थिक तरीके से भारत का सामाजिक उत्थान किया जाए।
अब ध्यान देना कि इन्हें विश्वास है, लेकिन ये सोच रहा है कि यार फिर भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों है, जब भी हम भी ब्रिटिश महाराज के ही प्रजा है, इंग्लैंड भी ब्रिटिश महाराज का ही प्रजा है, वो उतना समृद्ध है और हम भूखमरी और अकाली से क्यों ग्रसित हैं? इसका कारण क्या हो सकता है? हमारा ऐसा दुर्दशा क्यों हुआ? अब ध्यान देना, इन्होंने यहां एक ऐसा चीज निकाल के दिया है जिसे आज तक भारतीय राजनीति में कोई नकार नहीं पाया। ना उस समय के उग्रवादी ना गांधी जी, और इवन तक आज तक इसे सब स्वीकार करता है। इनका मानना था कि जो हमारी समस्या है ना, वो इंग्लैंड के शासकों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। यदि हम अपनी समस्या को इंग्लैंड के शासकों तक पहुंचा दें तो हमारे समस्या का निदान हो जाएगा। तो भाई, भारतीय जनता और इंग्लैंड के शासक के बीच रोड़े का या अवरोध का काम कौन कर रहा है? तो निष्कर्ष में निकला ब्रिटिश नौकरशाही। अर्थात भारत में जो ब्रिटिश नौकरशाही था वो इस समस्या को इंग्लैंड के शासकों तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था। जैसे आज भी आपकी सरकार बहुत सारी योजना लागू करती है आम जनता, गरीब जनार्दन के लिए। कितना जाता है, नहीं जाता है, तुम सबको पता है। तुम सब भी प्रशासनिक अधिकारी बनोगे। कौन खा जाता है, क्यों खा जाता है, ये हमेशा बहस का मुद्दा रहा है। आज से नहीं, 1885 से। अब देखो, इन्होंने अपने आप अपना उद्देश्य निकाल लिया कि भाई साहब, हमें भारतीय समस्या को इंग्लैंड तक पहुंचाना है और जैसे ये चीज इंग्लैंड पहुंचेगी हमारे समस्या का निदान हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या बनाया? 2 ऑब्जेक्टिव बनाए। पहला, भारत की जनता, और दूसरा ब्रिटिश सरकार की 2 जगह काम हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला चीज कि हमें अपने जनता को जागरूक करना है ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सके। और दूसरा, हमें ब्रिटेन की सरकार को भी कर्तव्य याद दिलाना होगा कि हम भी आप ही के प्रजा हैं। ये 2 उद्देश्य उन्होंने बना लिए और इंग्लैंड तक उनकी आवाज पहुंचे, इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के अंदर में 1889 में एक अलग से क्या कर दिया, ब्रिटिश समिति का गठन कर दिया।
ताकि यहाँ के सदस्य वहाँ जाकर अपनी बातों का प्रचार प्रसार करें। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी, एओ ह्यूम ब्रिटिश समिति के सदस्य बन के इंग्लैंड गए थे। दादा भाई नौरोजी का लंबा प्रवास हुआ। इसी कारण दादा भाई नौरोजी वहाँ चुनाव लड़ने में भी सफल हुए और हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी बने, तुम लोगों को पता होगा। और वहीं पर उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को स्पष्ट किया। और 1890 में ब्रिटिश समिति ने लंदन से इंडिया नामक पत्रिका का संपादन भी किया, ताकि वो भारतीय समस्याओं को अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचा सके और भारत के प्रति ब्रिटिश समाज में एक सहानुभूति पैदा किया जा सके, ताकि ब्रिटिश सोसाइटी अपने सरकार के ऊपर दबाव बनाए और दबाव बनाकर क्या करे कि भारत में सुधार की प्रक्रिया को लागू करे। अब पहले इतना लिख लो बेटा, तब धन निष्कासन का सिद्धांत आप लोगों को पढ़ाएंगे। शीर्षक डाल दीजिएगा, उदारवाद लिखिएगा। कांग्रेस के संस्थापक उदारवादी राजनीति का प्रारंभ करते हैं। ये सभी शिक्षित मध्यम वर्ग के थे। जो अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित थे। अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित थे। इन्होंने राजनीति को पूर्णकालिक पेशा में न लेकर बल्कि अंशकालिक पेशे के रूप में स्वीकार किया। पैराग्राफ बदलो। उस समय कांग्रेस क्या पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती थी? इसके लिए इसमें सभी जातियों, धर्मों, व्यवसायों तथा प्रांतों का समावेश होना आवश्यक था। समावेश होना आवश्यक था। क्या ये सही रूप में उपलब्ध था?
वास्तव में इसमें सभी प्रतिनिधित्व असमान अनुपात में थे। असमान अनुपात में थे। भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखें तो इसका विस्तार बंगाल, मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में था। जबकि अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में नहीं था। ये तीनों क्षेत्र परंपरागत रूप से आधुनिक राजनीति का कुलीन क्षेत्र था।